इनफर्टिलिटी के सबसे कॉमन कारण क्या क्या हैं? तो इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। 1/3 केसेस में केवल फीमेल्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 1/3 केसेस में केवल मेल फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, एंड बाकी के 1/3 केसेस में दोनों में कमी होती है। तो व्हाट आर द फीमेल फैक्टर्स, मतलब औरतों में क्या परेशानियां हो सकती हैं कि प्रेगनेंसी उनकी वजह से ना हो रही हो। तो 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, पहली ये कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा हो, मतलब आपके एग्स बन रहे हों और वो रप्चर हो रहे हों, टाइम से हो रहे हों, या साइकिल आपका अलग है, किसी को 28 दिन का साइकिल है उसका एकदम टाइम से होगा, किसी का ज़्यादा दिनों का साइकिल है उसका कम ज़्यादा दिनों पे होगा, लेकिन हो रहे हों, मतलब एग्स की मेच्योरिटी आ रही हो और वो रप्चर हो रहे हों। पहली चीज़ ये रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 2 ट्यूब्स होती हैं, दोनों में से कम एक ट्यूब आपकी नॉर्मल हो, पेटेंट हो, खुली हुई हो। तो ये 2 चीज़ें जो एकदम मस्ट हैं प्रेगनेंसी होने के लिए किसी भी फीमेल में। इसी तरीके से मेल्स में जो हम सीमन एग्जामिनेशन करते हैं, तो सीमन में स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मोटिलिटी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन तीनों चीज़ों में कहीं पे भी कुछ मेजर डिफेक्ट होता है अगर, तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? तो ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक सिंपल सा कोई यंग कपल आया जिसको हमने केवल ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन लिख के हम लोग 1 महीने के लिए घर भेज देते हैं कि इन मेडिसिन से ट्राई करो, हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, और उनको उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत सिंपल ऑप्शन होता है सबसे पहला कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती हैं, उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। डिपेंड करता है कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को ट्यूब्स पेटेंट नहीं आई हैं, ट्यूब्स खुली हुई नहीं आई हैं, ट्यूब्स बंद हैं, तो सर्जरीज होती हैं जिससे हम लोग ट्यूब्स को ओपन कर देते हैं। किसी को सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन आती हैं, कारण जान के कि सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम क्यों है, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ हार्मोनल दिक्कत है, कि सिंपल बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कुछ ड्रग का आपको असर की वजह से है, कुछ आपके वर्किंग कंडीशंस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपकी सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत रैम्पेंट हो गई, बहुत कॉमन हो गई है। तो कुछ क्या कारण है कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? इनफर्टिलिटी एक्चुअली 10 से 20% कपल्स में होती है, मतलब इतना रेट है इसका। आजकल ज़्यादा कारण लगने लगे हैं, उसके एक तो है भी कि हम लोग कारण ज़्यादा हो गए हैं, मैं बताती हूँ अभी, लेकिन उसका ये भी है कि क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर कोई चाह रहा है कि उसके बच्चे हो जाएं, तो लोग ट्रीटमेंट सीख भी कर रहे हैं। इसकी वजह से भी लग रहा है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों में जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसके बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो गए हैं। हम लोग बहुत मेहनत वाले काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी का बहुत बढ़ती जा रही है। बाहर का खाना खाना, नॉर्मल अपना कोई रूटीन प्रॉपर फॉलो नहीं करना, गलत टाइम से सोना, गलत टाइम से उठना, कोई हेल्दी जो जिनको भी कहा जाता है कि ये हेल्दी रूटीन है उसको फॉलो करें, वो यंग पॉपुलेशन जो एक्टिव है, जो बहुत इसके लिए जागरूक है, वो तो सब फॉलो करती है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग बहुत हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप कम एज में ओबेसिटी आपको हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए। स्मोकिंग है, किसी भी तरह का नशा है, ये भी आपके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है इनफर्टिलिटी के लिए। आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, कुछ केमिकल्स हैं जिनका अगर आपको एक्सपोजर होता है तो आप इनफर्टिलिटी आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग वर्क प्लेसेस, जो इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है, उसका हम वर्क प्लेसेस के बारे में ज़रूर से पूछते हैं कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप क्या काम कर रहे हो। बहुत स्ट्रेस बढ़ने से इनफर्टिलिटी, अल्टीमेटली हमारे शरीर में एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। तो अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो दैट ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी। रिकरेंट आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से आप पीआईडी आपको है, आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो डे टू डे लाइफ में आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखनी है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए,
नशों से बचिए, हर तरह के नशे से बचिए, जो भी सिगरेट, तंबाकू, इवन जो हायर ड्रग्स हैं उनसे बचिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। वेट आपके एक हेल्दी रेंज में होना चाहिए। एक्सरसाइज का रूटीन डेली होना चाहिए। आप डेली कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा ना करें, आधा घंटा कर लें हफ्ते में। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ना होने की कंडीशन में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं जब एक अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है और आप 1 साल से लगातार हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और कोई भी गर्भ निरोधन का साधन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे और आपको निश्चित रूप से डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर आपकी एज 35 साल के ऊपर है और आप 6 महीने से लगातार साथ में रह रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फर्टिलिटी का इलाज हमेशा संभव होता है। आजकल के ज़माने में, मॉडर्न एज में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सक्सेस रेट है इनफर्टिलिटी का। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको बहुत टाइम तक लेना पड़ता है, उसके बाद जाके प्रेगनेंसी होती है। लेकिन आप आज की तारीख में सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी बहुत कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि 100% इनफर्टिलिटी को आज हम लोग जीत चुके हैं, नहीं, कुछ केसेस होते हैं जिसमें नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये बात पक्की है कि आप जब से प्रेगनेंसी होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका फेलियर जितना ज़्यादा है उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल आएगी। एक बार आईवीएफ करके आप कितनी बार तक आईवीएफ रिपीट कर सकते हैं, इसकी एज सच ना तो कोई रूल है ना तो कोई गिनती है। आप कितनी भी बार करा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 5 से 6 बार तो कहते हैं एडवाइजेबल है कि आप कर लें। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सक्सेस के चांसेस हैं, आगे क्या हमें चेंजेस करने चाहिए ट्रीटमेंट प्लान में, हम आगे का डिसाइड करते हैं। उसके बाद आईयूआई क्या होता है? IUI इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द सीमन। तो इसमें क्या इंडिकेशंस होते हैं, कब कराना चाहिए, कितना सक्सेस रेट है? तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें हम देखते हैं कि कोई 2-3 ऑप्शंस, 2-3 इसके इंडिकेशंस तो बड़े क्लियर कट होते हैं। जैसे कि अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मतलब सीमन में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत अच्छे नंबर ऑफ स्पर्म्स हमको नहीं मिल रहे हैं, या मोटिलिटी नहीं उतनी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम सीमन वॉश करके अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म्स को निकाल लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, और उसको हम फिर महिला के शरीर में, यूट्रस में, जहाँ तक स्पर्म्स को एक्चुअली जाना है यूट्रस के अंदर तक, वहाँ तक हम इंजेक्शन के द्वारा उसको पहुँचा देते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करी जाती है। पूरा फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, हम फॉलिकल रप्चर होने के लिए इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, और उसके कुछ एक निश्चित घंटों के बाद में हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो इसके सक्सेस रेट्स ज़्यादा अच्छे उनमें होते हैं जहाँ पे मेल फैक्टर इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हम, क्योंकि सीमन वॉश कर रहे हैं, तो हम सीमन को अच्छा बना के उसमें से जो बुरे वाले स्पर्म्स हैं, जो डेब्रीज हैं, सबको वॉश आउट कर देते हैं, और जो अच्छा वाला पार्ट ऑफ सीमन बचता है उसको हम, क्योंकि वहाँ तक यूट्रस तक पहुँचाते हैं, तो उनमें सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जहाँ पे यंग कपल्स हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल तरीके से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, तो हम उसमें अगला कदम बढ़ाते हैं, वहाँ पर हम IUI करते हैं। IUI का सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर कहेगा कि नहीं, ये गारंटी से आपको इससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होने से कुछ हद तक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे सेंटर्स पे बहुत अच्छी तैयारी के साथ भी इसका सक्सेस रेट 15 से 20% ही होता है। IVF क्या होता है? IVF को मेल से स्पर्म को लेके और फीमेल का ओवम लेके उसको हम लोग बॉडी के बाहर मिलाते हैं और उससे एक एम्ब्रियो जाइगोट तैयार करते हैं,
और वो उसको फिर कल्चर किया जाता है और कुछ दिन के बाद 2 से 6 दिन के बाद उसको हम फीमेल के शरीर में इम्प्लांट करा देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके स्टेप्स में यही होता है कि पहले तो एग बनने की तैयारी की जाती है, फीमेल्स में एग को बनाया जाता है, अच्छे से एग्स बन जाएं। उसके बाद एक दिन को जब हमें लगता है कि काफ़ी नंबर ऑफ़ एग्स बन गए हैं वहाँ पे, तो एक दिन डिसाइड करके उस दिन ओवम पिकअप किया जाता है, मतलब कि फॉलिकल्स में से ओवम को निकाल के और उनको रिट्रीव कर लिया जाता है, दैट इज़ ओवम पिकअप। और फिर उस ओवम से स्पर्म को मिलाया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो दैट इज़ एंडोमेट्रियम। एंड एंडोमेट्रियम में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो दैट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो मेन स्टेप्स जो होते हैं वो स्टार्ट तो वहीं से हो जाते हैं जब से हम ओवम बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किन में करना चाहिए, किसको रिक्वायर्ड होता है ये, तो इसमें कुछ इंडिकेशंस तो एकदम 100% वाले होते हैं कि इन पेशेंट्स को आईवीएफ के अलावा किसी तरीके से प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। जैसे अगर किसी फीमेल की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो वो अगर उस अच्छे स्पर्म्स, अच्छे एग्स बना भी रही है, अच्छे ओवम बन भी रहे हैं वहाँ पे, तो भी उनको ट्यूब तक आके यूट्रस के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों में ओवम पिकअप करके बाहर एम्ब्रियो बना के और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्राइन कैविटी में। तो ये फैक्टर है, जैसे किसी मेल के स्पर्म्स वो इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, उसके सीमन में स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो हम उसका स्पर्म रिट्रीव, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन रास्ते में ब्लॉकेज है या कुछ और फैक्टर जिसकी वजह से वो इजैकुलेशन में नहीं आ पा रहा है, तो हम स्पर्म्स को वहाँ से रिट्रीव करते हैं जहाँ वो बन रहे हैं, फिर वहाँ पे बाहर उसका एम्ब्रियो बना के और उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फीमेल की बहुत एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ते जाने में उसके ओवम की क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं रह जाती, यूट्रस का अंदर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रह जाता, प्लस उसके पास बहुत टाइम नहीं होता कि वो ये एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट करे और अभी ये देख लेते हैं। उनमें आईवीएफ को कहा जाता है कि आप फटाफट कर लें ताकि आपके ऑप्शंस ख़त्म नहीं हो जाएं। कुछ केसेस होते हैं जैसे इन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, सब कुछ ट्राई कर लिया, हर चीज़ कोशिश करके देख ली और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनको भी हम लोग कहते हैं कि फाइनली आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस में एक तो सबसे पहला यही होता है कि ट्यूब्स अफेक्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी, ओवरीज आपकी जा रही होती हैं, प्लस यूट्राइन लाइनिंग भी आपकी अफेक्ट होने लगती है। उन केसेस में भी आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है।